हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम केमिकल रिएक्शंस में केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। और उसकी बैलेंसिंग समझेंगे कि उसे बैलेंस कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, या केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में है ही क्या। देखिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब सबसे कॉन्साइज अगर हम बताएं कि सबसे कॉन्साइज रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देनी है केमिकल रिएक्शन की, तो वो केमिकल इक्वेशन ही होती है, ठीक। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आ रहा है और वो इरिवर्सिबल है, ठीक, तो वो क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन। और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है या किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक। अब इस रिएक्शन को बताने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम इसे एक्सप्लेनेटरी मेथड से बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमें पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, पूरी एक पैराग्राफिंग करनी पड़ेगी। जो भी हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को पूरी तरह से लिखकर बताना होगा, पूरी फॉर्मेट टाइप में। अभी बताता हूं मैं, ठीक। और जो दूसरा तरीका होगा हमारा, वो होगा वर्ड इक्वेशन का। किसका? वर्ड इक्वेशन। मतलब यहां पर हमें, जैसे हम किसी फॉर्मूले की जगह फॉर्मूले का नाम लिख दे, एलिमेंट के सिंबल की जगह एलिमेंट का नाम लिख दे, ठीक है, तो वो पूरी वर्ड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड और मोस्ट कंसाइज जो वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन, वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। ये सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म होती है राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, हमें अगर किसी केमिकल इक्वेशन, कोई केमिकल रिएक्शन हमें दी, ठीक है, अब उसे हमें रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये एक्सप्लेनेटरी मेथड में मान लो हमने जिंक की रिएक्शन करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और वो हमें प्रोडक्ट्स देता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी वे में बताना पड़ेगा। अगर हम उसे एक्सप्लेनेटरी मेथड से लिखते हैं तो कैसे? व्हेन जिंक is dipped in hydrochloric acid, it gives zinc chloride and hydrogen। तो ये तो हमने पूरा एक तरह से सेंटेंस लिख दिया, पैराग्राफिंग कर दी, मतलब पूरी रिएक्शन को बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्या ये देखने में कितना, मतलब एक तो राइटिंग में भी इतना लेबोरियस वर्क करना पड़ रहा है इसमें, और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा कि भाई इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा तब जा करके समझ में आएगा। मतलब एक तरह से अगर ईगल आई या फिर साइटेड व्यू देखे कि एकदम देखते हुए निकल जाए, तो ये समझ नहीं आएगा ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो केमिकल रिएक्शन को बताने का एक्सप्लेनेटरी मेथड होता है, उससे भी आगे चलना पड़ा कि भाई इससे आगे कुछ एडवांस फॉर्म लेकर आओ, जो एक ही बार में देख करके पता लग जाए कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन से समझ आ जाए कि ये रिएक्शन किस किस के बीच हो रही है या किस तरह की रिएक्शन है। वर्ड इक्वेशन में इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? मैं इसे मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए। ये हमारा एक्सप्लेनेटरी मेथड में है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेबोरियस होता है और हम इसे नहीं करते हैं, बचते हैं कि इससे अच्छा कोई वे लेकर आए, तरीका लेकर आए रिप्रेजेंटेशन का। किसका? केमिकल रिएक्शन का। तो हम चलिए वर्ड इक्वेशन में लिख कर देख लेते हैं। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इससे हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स के लिए मैंने एरो कर दिया, तो इससे क्या मिल रहा है हमें? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये भी काफी हेक्टिक लग रहा है कि भाई पूरी पूरी फॉर्मूले के नाम लिखने पड़ रहे हैं, पूरे पूरे सिंबल के नाम लिखने पड़ रहे हैं,
ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा एडवांस फॉर्म आती है हमारी केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल्स एलिमेंट के, फॉर्मूले कंपाउंड के। मतलब ये है तो लिखने का ही तरीका ये भी, लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि एकदम शॉर्ट हैंड हो, एकदम समझ में आ जाए कि भाई रिएक्शन किस किस के बीच हो रही है और रिएक्शन का टाइप क्या है। अभी जब टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें इन रिएक्शंस को एक्सप्लेनेटरी मेथड से और वर्ड इक्वेशन से, तो टाइप ऑफ रिएक्शन देख करके ही पता नहीं लगेगा हमें कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन चल रही। वहीं अगर हम सिंबॉलिक और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखे केमिकल रिएक्शन को, यानी केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है और यहाँ रिएक्शन किस किस के बीच हो रही है। जैसे सिंबल में क्या लेंगे, जिंक का Zn सिंबल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए फॉर्मूले क्या होगा HCl, और क्या मिल रहा था हमें, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कंसाइज फॉर्म यही है, और इससे हमें देख करके ही पता लग जाता है कि इस रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, यानी कौन कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और रिएक्शन का टाइप क्या है, ये भी हम देख करके ही बता सकते हैं। तो इसलिए ये जो फॉर्म होती है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की, ये सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा कंसाइज और शॉर्ट हैंड होती है। तो इसीलिए ये रिएक्शन का टाइप जो है राइटिंग का, वो हम यूज करते हैं। ठीक, तो आपने लिखना तो सीख लिया कि चलिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो पता लग गया। भाई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखे हमने, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ही क्यों लिखते हैं ये पता लग गया होगा कि भाई ये कितना ज़्यादा एक्सप्लेन तरीके से करके बताना पड़ रहा था, और फिर देखते हुए पता भी नहीं लग रहा था कौन सी रिएक्शन है, क्या है क्या नहीं है। इसमें पता लग रहा है साफ साफ और समझ भी आ रहा है। तो यही फॉर्म जो है हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, नोट करिए सर। तो जो केमिकल इक्वेशन है वो सबसे उम्दा तरीका है, सबसे ज्यादा बेस्ट वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, नाउ केमिकल इक्वेशन, देखिए राइट कैसे करते हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे। इसमें क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और उनसे क्या मिल रहे होंगे हमें, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, देखिए सबसे पहली बात तो हम जो रिएक्टेंट्स को लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, LHS, और RHS यानी राइट हैंड साइड में हम किसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को। राइट हैंड साइड में किसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को। और इनका सेपरेशन होता है एक एरो से। एरो हेड किसकी ओर होता है, प्रोडक्ट्स की ओर। और एरो हेड एक तरह से इंडिकेट भी करता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब रिएक्शन यहां से हो रही है और रिएक्शन कहां जा रही है, प्रोडक्ट्स में, स्टार्ट एंड। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में आप रिएक्टेंट्स लेंगे और रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ को होगी, प्रोडक्ट्स की तरफ को, जो रिप्रेजेंटेशन हेड की वो प्रोडक्ट्स मिलेगा। ठीक, अब देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है कि एक एक ही हो, एक रिएक्टेंट हो और एक ही आपको प्रोडक्ट मिल जाए। एक से ज्यादा आप रिएक्टेंट्स ले सकते हैं, यानी रिएक्टेंट्स कैन बी वन और मोर देन वन। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट्स भी आपका एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे, मानकर चलिए एक से ज्यादा है, दो है, जैसे हमने अभी लिया कि भाई हमने जिंक भी लिया था रिएक्टेंट्स में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिया था। तो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या करेंगे, हम एक प्लस का साइन पुट करेंगे अगर एक से ज्यादा है तो। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो इनके बीच भी हम अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो क्या करेंगे, प्लस का साइन पुट करेंगे। ठीक, और ये जो एरो हेड है ये आपको डायरेक्शन दिखाता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन इधर को है, यानी ये हमारे प्रोडक्ट्स है। ठीक, तो ये आई होप समझ आया होगा। अब देखिए ये जो एरो है इसका सिर्फ इतना ही यूज नहीं है कि हम डायरेक्शन दिखा रहे हो रिएक्शन की या फिर प्रोडक्ट्स की ओर, ये हेड ही रहो। इसके ऊपर और नीचे हम मेंशन भी करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि कुछ कंडीशंस होती है। मान लीजिए किसी रिएक्शन को हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करा रहे हैं, कोई रिएक्शन है आपकी और वो रिएक्शन आपकी होती है रूम टेम्परेचर पर या फिर अबव रूम टेम्परेचर, तो वो जो मेंशन करेंगे ना हम टेम्परेचर, वो यहाँ करेंगे इस एरो के ऊपर या नीचे। ठीक है, यही कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या फिर
कुछ और टेम्परेचर भी मेंशन होगा तो वो यहीं होगा, इस एरो के अबव या फिर बिलो, ठीक। यानी टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम, और दूसरी और क्या कर सकते हैं, प्रेशर यानी देखिए आपने बीकर ले रखा है, उसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं, अगर वो बीकर ओपन है, उसका माउथ जो है ओपन है, तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है। अगर वो क्लोज्ड है तो हम अपने अकॉर्डिंग ही प्रेशर दे सकते हैं, यानी कितना प्रेशर हमें लेना है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, ठीक है। तो वो प्रेशर की कंडीशंस भी यहीं पर मेंशन होती है, इस ही एरो के अबव या फिर नीचे। मानकर चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करा रहे तो 1 atm, या फिर ज़्यादा करा रहे तो उतना ही आपको प्रेशर मेंशन करना पड़ेगा। और एक और चीज़, यहाँ पर हम कैटलिस्ट भी मेंशन करते हैं, इस एरो के अबव या नीचे क्या करते हैं मेंशन, कैटलिस्ट। देखिए अलग अलग रिएक्शंस को कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कैटलिस्ट यूज़ ही करें, आप टेम्परेचर को दिखाए, मतलब दिखाना तो पड़ेगा। अगर आप ऐसी एडवर्स कंडीशंस का टेम्परेचर ले रहे हैं, मानकर चलिए रूम टेम्परेचर पर ले रहे हो तो कोई नहीं दिखाता भाई, लेकिन अगर आप अबव ले रहे हैं रूम टेम्परेचर से तो आपको टेम्परेचर भी दिखाना पड़ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है यूज़ करें, कुछ रिएक्शंस में करना भी पड़ता है भाई। रिएक्शंस की स्पीड को अल्टर करने के लिए या तो उसे हमें फास्ट करना है या फिर हमें उसे स्लो कराना है, तो कैटलिस्ट का यूज़ होता है, तो कैटलिस्ट को भी मेंशन करेंगे। चाहे आपके कोई सा भी कैटलिस्ट हो, जैसे कि V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, या फिर कई केसेस में आपको निकिल पैलेडियम इस तरह से भी देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी कैटलिस्ट हमारे यहीं पे मेंशन होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप जो कंडीशंस दिखाएंगे रिएक्शन की, कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, किस टेम्परेचर पर हो रही है, कितने प्रेशर पर हो रही है, कैटलिस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इस एरो के अबव या फिर बिलो मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इतना मतलब है इसका। तो राइटिंग मेरे ख्याल से समझ आई होगी कि राइटिंग किस तरह से करनी है केमिकल इक्वेशन की। अब इससे आगे हाँ एक चीज और हम यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स भी दिखाते हैं, मैं बताता हूँ आपको, मैं इतने नोट करिए इसे। देखिए एक चीज और आती है हमारी फिजिकल स्टेट्स को शो करना केमिकल इक्वेशन में। किसको शो करना, फिजिकल स्टेट्स को। फिजिकल स्टेट्स किसकी होगी, जो आप एलिमेंट ले रहे हैं, जो आप कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन में जो आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स में जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, उनकी रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो आप वहां पर शो करेंगे कि ये फिजिकली किस स्टेट्स में लिया है हमने। क्या वो गैसियस स्टेट में लिया है, क्या वो लिक्विड स्टेट में लिया है, क्या वो सॉलिड में लिया है, या फिर एक्वस स्टेट में लिया है। देखिए कितने तरह की फिजिकल स्टेट्स होती हैं। जो आप कंपाउंड या एलिमेंट ले रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसे कराने के लिए, ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट्स कितने तरह की हो सकती है। गैसियस हो सकती है जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, किस में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तो उसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, उसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक्वस फॉर्म में हो सकता है तो उसे ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस। देखिए एक्वस का मतलब ये होता है कोई भी आपने कंपाउंड लिया, ठीक है ना, उस कंपाउंड को आपने क्या किया, उस स्पीसी को आपने वाटर में डिसॉल्व करा लिया, ठीक है ना, यानी वाटर में उसका सॉल्यूशन एक्वस कहलाएगा। जैसे मानकर चलिए आपके पास HCl एक्वस है, इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका वो आपका वाटर में मिला हुआ है, किसमें, वाटर के साथ मिला हुआ है, इसका एक्वस का मतलब ये होता है। और अगर कहीं लिक्विड लिक्विड है तो एक ही लिक्विड होगा, चाहे वो आपका वाटर हो या फिर कोई सा भी आपने कंपाउंड, ठीक है, या स्पेसी लिक्विड फॉर्म में ले रखी हो। सॉलिड जैसे कि आपके कई सारे मेटल्स आप यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने जिंक देखा रिएक्शन में, ठीक है ना, तो जिंक किस फॉर्म में लिया है, सॉलिड में, तो उसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इनकी होती है फिजिकल स्टेट को शो करना। इन सिंबल से जब भी आपको रिएक्शन में, अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन लिख करके, ये दिखेगा तो ये उसकी फिजिकल स्टेट को बता रहा होगा कि वो फिजिकली किस तरह से हमने लिया है रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है ना। गैसेस फॉर्म में जैसे कई सारी गैसेस होती है, आपकी हाइड्रोजन निकल रही थी, तो हाइड्रोजन आपकी कौन सी फॉर्म होगी, गैसेस फॉर्म में, तो ये आपको साफ साफ पता लगेगा उस रिएक्शन को देख करके। और ये पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन में।
आप देख मतलब लिख तो आप एक्सप्लेनेटरी मेथड में भी सकते हैं कि भाई हम गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन कितना आप देखिए हेक्टिक हो जाएगा, कितना वो डिफिकल्ट होगा देखना, देख करके वन व्यू में पता लगाना एक ही बार देख करके कि ये चीज़ है। तो इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को ही प्रीफर करते हैं और वही यूज करते हैं, उसमें पता भी लगता है। अब हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतने नोट करिए इसे। एक्वस का मतलब यही है कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड या स्पीसी हमारी वाटर में मिली हुई है। ठीक है ना, यानी जो भी हमें वहां पर दिखा रखा है, HCl दिखा रखा है तो HCl, HCl प्लस वाटर, H2SO4 दिखा रखा है एक्वस में, तो इसका साफ साफ पता मतलब होता है कि H2SO4 एंड वाटर। ठीक है ना, ये दोनों चीजें होंगी एक्वस में। ठीक है, अगर हम बात करें बैलेंसिंग की, किसकी बात करें, बैलेंसिंग की, कि कोई भी हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। ठीक है ना, कोई भी हमें केमिकल इक्वेशन दे दी और उसे हमें बैलेंस करना है, तो उसे कैसे बैलेंस करना है, कैसे नहीं करना। मानकर चलिए हमें यहाँ पर रिएक्शन दे दी आपकी, आयरन के ऊपर को हमने स्टीम छोड़ी, ठीक है ना, और हमें मिलता है इससे आयरन ऑक्साइड Fe3O4 हाइड्रोजन। ये कोई भी हमें रैंडम एक इक्वेशन दे दी लिख करके, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मतलब कुछ भी लिख दिया और कुछ भी आ जाएगा, नहीं, ये जो रिएक्टेंट्स है इन रिएक्टेंट से यही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको दे देगा सिलेबस में सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, वही चीज देगा जो चीज आपके सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं देगा। ठीक है ना, तो आपको रिएक्शन लिख करके दी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अभी इसमें क्या है, आपको इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ भी हमें स्टेप नहीं लेना है कि कुछ भी अपनी मर्जी से करने लगे। सबसे पहले बैलेंसिंग का आपको लॉ पता होना चाहिए, किस बेसिस पर हम इसे बैलेंस कर रहे हैं। ये तो पता लग गया राइटिंग से ही कि यहाँ पर LHS में आपके रिएक्टेंट्स है, RHS में आपके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और ये फॉर्मूले है, ये एलिमेंट जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लेकिन एक और बात जो ये है कि हमें ये बैलेंस करनी किस बेसिस पर है, वो बहुत जरूरी है। देखिए, आपने सुना होगा कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी जितना मास हम रिएक्टेंट्स में लेंगे रिएक्शन कराने के लिए, उतना ही मास हमें प्रोडक्ट्स में मिलना चाहिए। तो ये हमारा किस बेसिस पर बैलेंस होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग किस बेसिस पर करते हैं, या लॉ क्या है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। जितना मास यहां होगा हमारा, उतना ही मास यहां आना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप एटम्स के मास को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ जितने भी एटम्स है सबके मासेस को लिखिए, फिर यहाँ के सबके एटम्स के मासेस को लिखिए। मास अगर इक्वल है तो बैलेंस्ड है, अदरवाइज बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट तरीके से नहीं करना कि आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे फिर इसका मास कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है, आप क्या करिए, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दीजिए, मास ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। क्या करना है, देखिए बेस क्या है इसका, लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मासेस को बैलेंस नहीं करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करिए रिएक्टेंट साइड में। नंबर ऑफ एटम्स को किसकी साइड के, प्रोडक्ट की साइड के, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में होने चाहिए। जैसे आयरन 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी आयरन 3 होने चाहिए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, चलिए हाइड्रोजन की टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 होने चाहिए यहाँ पर भी। यानी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, वो सब इक्वल होने चाहिए। ऑक्सीजन जितने यहाँ पर है उतने ही यहाँ होने चाहिए, हाइड्रोजन जितने यहाँ पर है उतने ही यहाँ होने चाहिए, आयरन जितने नंबर में यहाँ पर है उतने ही नंबर यहाँ पर होने चाहिए। अगर एटम के नंबर आप इक्वल कर लेते हैं रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, तो मास आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और मास इक्वल हो गया तो आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, वो आपका क्या हो जाएगा,
वैलिड हो जाएगा इस रिएक्शन पर और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी। देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने क्या करना है, इनके एटम्स को बैलेंस करना है। एटम्स को बैलेंस करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज होता है 10th में, कुछ और ज्यादा खास नहीं होता, करते हैं अभी। एक और चीज जो यहां पर हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि हम किसी भी एलिमेंट के या फिर फॉर्मूले के साथ में कंपाउंड के छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मानकर चलिए आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला यही रहना चाहिए, Fe3O4 ही रहना चाहिए अगर आपने बैलेंस भी करना है तो। ये नहीं कि यहां पर ऑक्सीजन एक है तो क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे को क्या कर दो आप FeO कर दो। क्यों? क्योंकि यहां पर भी Fe है और यहां पर एक ही O है, एक Fe एक O हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसा नहीं होती, ठीक है ना। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वही रहना चाहिए, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। एक और बार बता देता हूं मैं, मानकर चलिए हमने यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 4 लिख लें, तो कोई क्या करता है कि ये कर देगा कि भाई लो हो गए 4, बैलेंस हो गई। ऐसा नहीं करना है। जो भी कंपाउंड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वैसे ही रहने देना है, फॉर्मूले से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अदरवाइज जो आपने कंपाउंड लिया है उसकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। भाई आपने वाटर लिया था, वाटर ही कहाँ है रिएक्शन में, तो फिर ये प्रोडक्ट्स ही कहाँ बन जाएंगे। तो आप रिएक्शन के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कहाँ चेंजेस करने वो मैं बता देता हूं। देखिए चेंजेस आपको बॉक्सेस क्रिएट कर लेने हैं हर एक एलिमेंट या फिर जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं उनके ऊपर, इस तरह से। और इन बॉक्सेस के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है आपको यहां 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 यहां, आप कुछ भी करिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन अंदर कुछ मत कर देना। अगर अंदर कर दिया तो फॉर्मूला बिगड़ गया कंपाउंड का और वो कंपाउंड रहेगा ही नहीं। जो कंपाउंड हम रिएक्टेंट्स की फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ले रहे हैं, रिएक्शन वो होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो बाहर ही करना है, अंदर नहीं करना। मैं इसे मिटा करके दोबारा लिख देता हूं। क्या था हमारे पास, आयरन था, उसकी रिएक्शन हम किससे कराने लग रहे थे, स्टीम से, वाटर से, ठीक है। और मिल क्या रहा था मैं, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए अंदर कुछ नहीं करना है, बाहर करना है। अभी आप इनको रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं मास के बेसिस पर, यानी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने। आपने सबसे पहले उस कंपाउंड को देखना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। देखिए दो चीजों का तो ध्यान रखना ही रखना है। सबसे पहला कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर इसे इक्वेट करना है, बैलेंस करना है, यानी आपको नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है कंपाउंड का वो ना बिगड़ सके, वो फॉर्मूला वैसे ही रहना चाहिए। उसके बाद आप मेरी ट्रिक या फिर किसी की भी बताई हुई ट्रिक यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर बैलेंस करनी आ गई हिट एंड ट्रायल मेथड से तो आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होना चाहिए, यानी वो नहीं बिगड़ना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। दूसरा आपकी जो फॉर्मूला है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, बस। फिर उसके बाद आप कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू। देखिए फिर भी एक जो स्टैंडर्ड वे है उसी तरीके से चलने में बेनिफिट होता है। स्टार्टिंग में आपने वो कंपाउंड देखना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, यही दिख रहा है। और सबसे ज्यादा जो एटम एलिमेंट के है वो देखना है, तो ऑक्सीजन कंपाउंड ये है सबसे ज्यादा एटम वाला, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो एटम है वो किस एलिमेंट के, ऑक्सीजन के। कितने हैं, 4। यहाँ कहीं ऑक्सीजन है नहीं, 4 यहाँ पर है। यहाँ कितने हैं, 1। तो आप यहाँ पर 4 करने के लिए यहाँ नहीं लगाएंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। कहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखाएंगे। और ये कहलाता है कोफिशिएंट। क्या कहलाता है, जैसे ये वाटर है तो इसका ये कोफिशिएंट हो गया 4। अब ये कोफिशिएंट जो है ना 4, ये वैलिड है हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी। मतलब ये कि मैंने जो ये 4 यहाँ पर लिख दिया, तो ये 4 अब हाइड्रोजन को भी काउंट कराएगा, ऑक्सीजन को भी। ऑक्सीजन कितने काउंट होंगे यहाँ से, 4। हाइड्रोजन कितने काउंट होंगे यहाँ से, 8। क्यों, क्योंकि देखिए 2 ऑलरेडी थे और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, यानी ये जो 4 होता है ये सबसे मल्टीप्लाई में आ जाता है।
कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम है, सबसे मल्टीप्लाई में आ जाता है कोफिशिएंट। ये यहाँ पे कोफिशिएंट है 4 और ये सबसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा हाइड्रोजन से भी, ऑक्सीजन से भी। हाइड्रोजन हो गए 8। अब देखिए ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया ना। आप राइट हैंड साइड में देखिए 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 4 × 1 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका हो गया बैलेंस। अब आप फिर से वही स्टेप लीजिए। अभी आप देखिए क्या सारे के सारे बैलेंस हो गए? नहीं, अभी आयरन भी इम्बैलेंस है, अभी हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हो गए? 8। अब आप वही स्टेप लीजिए, वही कंपाउंड देखिए, जो कंपाउंड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कंटेन करता है, तो इस बार वो वाटर को खिताब मिलेगा उसका, ठीक है ना। अब वाटर में भी उस एलिमेंट को देखिए जो एलिमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कंटेन होता है। देखिए ऑक्सीजन पे तो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन पे कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन बैलेंस ही कर चुके, तो ऑक्सीजन को ऑब्वियसली देखना ही मत। अभी हाइड्रोजन कितने हैं? 8। यहाँ देखिए और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। तो इन्हें 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला नहीं बिगाड़ना है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, यहाँ लिखना पड़ेगा 4। कितने हो गए? 8। अब देखिए फिर से इस इक्वेशन को देखिए, क्या क्या बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। अब सिर्फ आपका रहता है आयरन। सॉरी, इसका तो फॉर्मूला ही बिगाड़ दिया मैंने खुद ने। यहाँ पर Fe3O4 होता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe3O4 होता है। मैंने पहले से ही लिख दिया था, अभी ध्यान से रह गया था, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। Fe3O4 जो आयरन ऑक्साइड है। अब देखिए आयरन को बैलेंस करिए आप, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 1। तो यहाँ पर नहीं लिख सकता मैं। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये आयरन की जो एलिमेंटल फॉर्म है वो Fe इतने पे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिंगल एटम में भी। तो आप कहाँ करेंगे? कोफिशिएंट में लिखेंगे 3। तो अब इसे बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन, चेक करिए। 3 आयरन 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरह से बैलेंस करनी है, बहुत आसान है, कर सकते हैं आराम से। एक बात और सुनिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि आपने या कोई भी बुक में या कहीं पे भी आप लिखा हुआ देखते हैं कि हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ठीक है ना। या फिर आपका सोडियम हो गया सिंगल है, मैग्नीशियम आपका सिंगल है, एल्यूमिनियम आपका सिंगल है, जिंक आपका सिंगल है। यानी ये आपके डायटोमिक फॉर्म में दे रखे हैं या आपके मोनोटोमिक फॉर्म में दे रखे हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? मोनोटोमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें, ठीक है। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके डायटोमिक में भी हो सकते हैं या फिर पॉलीएटॉमिक में भी जा सकते हैं। ध्यान रखना, जनरली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, जरूरी नहीं है हर बार। देखिए क्यों? क्योंकि जो आपके नोबल गैसेस होती है ना, उन्हें आप कैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसी तरह से रिप्रेजेंट होती है वो कोई डायटोमिक में नहीं आती। जबकि आपके जो हेलोजन फैमिली से क्लोरीन F2 इस तरह से होते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो हम मोनोटॉमिक में कर देते हैं। नोबल गैसेस को भी मोनोटॉमिक में ही करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा पता लग जाएगा। तो बैलेंसिंग यहाँ से आई। देखिए अभी हम देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बैलेंसिंग ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है। एक बार और बता देता हूं मैं, बैलेंसिंग ऑफ अ इक्वेशन आप बैलेंस कैसे करेंगे। आपको स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, यानी जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है वो लिखनी है। उसके बाद आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी आपके मास इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट साइड का प्रोडक्ट साइड में, एटम के नंबर सेम होने चाहिए हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। दूसरी चीज, आप फॉर्मूला नहीं खराब करेंगे किसी भी कंपाउंड का, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहे ये देखिए कि भाई पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, पहले हाइड्रोजन को, आप जिसे चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ध्यान क्या रखना है? 2 बातों का जो मैंने बता चुका। तीसरा, आपको जो स्टैंडर्ड स्टेप लेना है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम देखने हैं किस कंपाउंड में, उसमें भी पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था, फिर उसे आपको क्या करना है? बैलेंस करना है, कोफिशिएंट में ही लगाना है, ठीक है, फॉर्मूले में नहीं लगाना। उसके बाद आप बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। बैलेंसिंग कर ली हमने, अब बैलेंस करने के बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। बहुत सारी रिएक्शंस की मैं अलग से सीरीज बना दूंगा। जो बैलेंस नहीं होती स्टूडेंट्स से, जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, अलग से उसका डेडिकेटेड लेक्चर शूट कर दूंगा, पूरा बैलेंस करनी बता दूंगा उन्हें, ठीक है। अब ये नोट करिए, मैं रब करके आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की।
देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हमने क्या देखना है कि कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। चलो तो ये जो हम देख रहे थे अभी कोफिशिएंट्स लिए थे हमने, ठीक है ना, वो क्या दिखाते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे हमने कोई रिएक्शन ले लिए, कुछ भी ले लेते हैं, मानकर चलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है, NH3 बताता है ठीक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, सब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की आइटम है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन 2 है तो 2 कर लीजिए यहाँ पर। चलिए नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, अब भी हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 6 हो रहे हैं, 3 2 जाए। देखिए ये जो होता है कोफिशिएंट ये मल्टीपल में होता है, सभी के साथ में किस में होता है, मल्टीपल में होता है। तो ये 2 नाइट्रोजन के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नाइट्रोजन 2 आ रहे हैं, 2 यहाँ पर है, बैलेंस है। 3 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितने आइटम हो गए, 6 हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी कितना होने चाहिए, 6, 2 यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे कोफिशिएंट, 3 2 6, बैलेंस हो गई है। अब आप एक बात देखिए यहाँ पर जो इनके कोफिशिएंट्स है जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 तो मान ही सकते हैं ना हम, भाई जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इन जो कोफिशिएंट्स है रिएक्शन में, इनकी एक आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है, ठीक है ना, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, देखिए अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन लेता हूं, 1 मोल लेता हूं, तो मुझे 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ रहे हैं। कितने लेने पड़ रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन। जब जा करके मुझे 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, ठीक है ना, 2 मोल अमोनिया, मतलब 1 मोल ले रहा हूं तो 3 मोल हाइड्रोजन से मिलाऊंगा, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन से मिला करके 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। ये डिपेंड कैसे कर रहे हैं, अब आप ये देखिए, अगर मैं यहां पर 2 मोल ले लूं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के जब मैं 2 मोल लूंगा तो इसके मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, 6 मोल, तब जाकर के इसके कितने मोल बनेंगे, 4 मोल। अगर 2 मोल नाइट्रोजन है आपके तो 2 मोल नाइट्रोजन आपके 6 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 4 मोल ऑफ NH3 बनाएंगे। ये प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है, रेशियो समझ में आ रहा है, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है। ये जो कोफिशिएंट्स है ये मोल के टर्म्स में भी आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में या फिर मास के टर्म्स में। मास के टर्म्स में कैसे, N2 कितना होता है 28, 6 कितना हो जाएगा, ये 6 होंगे ना भाई, 1 होता है इसका मास इंटू 6, 6 एटम हो रहा है 34, तो ये 34 बनेगा। अगर इसका मास में कम बढ़ती कर दूं तो ये भी कम बढ़ती हो जाएगा। मतलब ये है कहने का, अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं तो इसके 3 मोल लेकर के 2 मोल बन रहे हैं, यानी इसके 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करा करके 2 मोल बन रहे हैं। अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं तो इसके 6 मोल से रिएक्ट करके 4 मोल बना रहे हैं। मतलब अगर मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूं तो इसे भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के इंक्रीज मिलेगा। इसे डिक्रीज कर रहा हूं तो इसे भी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा। या फिर इसके ज्यादा मोल ले लिए और इसके कम मोल है तो इसके भी कम मोल रिएक्ट करके इसके कम मोल से कम ही बनाएंगे, ठीक है ना, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है सभी की। तो ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं 1 3 2, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये रिलेशनशिप को आप समझे होंगे कि इसका 1 ले रहे तो इसके 3 लेने पड़ रहे, 2 पड़ रहे, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं और स्टोइकियोमेट्री कहलाती है ये प्रॉपर्टी इनकी, ठीक है ना। और हम जो रिएक्शंस की बैलेंसिंग है वो उसके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। और इससे आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वगैरह जो भी है नेक्स्ट लेक्चर से प्रोसीड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।